बच्चों आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। तो अब हेडिंग डालिए अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट ब्रैकेट में लिख लें एसी, ब्रैकेट में लिखिए एसी। चलिए इसके बारे में कुछ एक दो लाइन लिख लीजिए। देखें टाइम बैरिंग करंट और वोल्टेज, टाइम बैरिंग करंट और वोल्टेज may be periodic, may be periodic, may be periodic, ब्रैकेट में लिखिए साइन और कोसाइन फंक्शन, मे बी पीरियोडिक ब्रैकेट के अंदर साइन और कोसाइन फंक्शन, और नॉन पीरियोडिक, और नॉन पीरियोडिक, और नॉन पीरियोडिक। अगर लिखें इन केस ऑफ पीरियोडिक करंट और वोल्टेज, इन केस ऑफ पीरियोडिक करंट और वोल्टेज I and V is said to be alternating, if amplitude is constant, and alternate half cycle is positive, and alternate half cycle is negative, राइट। तो कह रहे हैं वो करंट और वोल्टेज जो टाइम डिपेंडेंट है, अगर वो साइन और कोसाइन के फंक्शन होंगे तो वो पीरियोडिक करंट और वोल्टेज कहे जाएंगे, और वो हर अल्टरनेट हाफ साइकिल में पॉजिटिव और अल्टरनेट हाफ साइकिल में नेगेटिव होंगे। यानी अगर वो वोल्टेज सोर्स है तो उसकी जो पोलैरिटी है वो हर अल्टरनेट हाफ साइकिल में बदल रही होगी, राइट। लेकिन हर टाइम डिपेंडेंट करंट और वोल्टेज पीरियोडिक नहीं होते हैं, राइट। अगर वो साइन और कोसाइन फंक्शन होंगे तब हम उन्हें कैसा बोलेंगे, पीरियोडिक बोलेंगे, राइट। तो देखिए भाई, अगर हम आपसे ऐसे कहें कि हमारे पास ये एक अल्टरनेटिंग सोर्स है वोल्टेज का, ऐसे ये सिंबल अल्टरनेटिंग का है, और ये लिखा है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे लिखा है V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। याद करो ये वोल्टेज कैसे डेवलप होता था, जब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ाया था तब हमने अल्टरनेटिंग सोर्स डेवलप करा था। तो यहाँ पर इसके अंदर एक कॉइल होगा जो मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा होगा, और उस कॉइल के साथ लिंक्ड फ्लक्स टाइम के साथ बदल रहा होगा। तो हमने इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस डी फाई बाई डी टी जब निकाला था, तो ये बताओ साइन या कोसाइन का फंक्शन आता था, याद करिए। तो ये बताओ हमारा अगर फंक्शन v इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी है, ये जो बी नॉट है इसे बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, या फिर इसी का नाम है पीक वैल्यू, या इसी को बोलेंगे हम लोग पीक वैल्यू, पीक वैल्यू। अच्छा, इसका जो टाइम पीरियड होगा, साइन जो है वो पीरियोडिक होता है 2 पाई का, तो ओमेगा टी अगर यहाँ पे है तो इसका जो पीरियड है वो होगा 2 पाई बाई ओमेगा। इसका पीरियड कितना होगा, 2 पाई बाई ओमेगा, राइट। मतलब समझे, हर अल्टरनेट हाफ साइकिल में ये अपनी पोलैरिटी को चेंज करेगा। पोलैरिटी को चेंज करने का मतलब जरा समझो, मैं तुमसे कहूं कि जब ये ओमेगा टी 0 से पाई के बीच में होगा, 0 से पाई 180 डिग्री, यानी जब हमारा टाइम होगा 0 से पाई बाई ओमेगा के बीच, यानी जब हमारा टाइम होगा 0 से टी बाई 2 के बीच, यानी हाफ साइकिल में, इसमें बताओ जो साइन ओमेगा टी की वैल्यू होती है वो बताइए। ओमेगा टी अगर 0 से पाई के बीच में, अगर ये एंगल 0 से पाई के बीच में, तो ये वैल्यू होगी पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव होगी तो ये जो सोर्स बनेगा, बताइए वो कुछ ऐसा सोर्स बनेगा कि यहां पर ये वोल्टेज को रेज करेगा, यहां माइनस यहां प्लस, और अगर इसके साथ कोई एलिमेंट सपोज करो रेजिस्टेंस लगाए, तो ये बताओ हमारा अल्टरनेटिंग सोर्स है जो पहले हाफ साइकिल में अपनी पोलैरिटी को पॉजिटिव दिखा रहा है, तो माइनस से प्लस। तो बताओ ये सर्किट में जो करंट फ्लो कराएगा वो करंट ऐसे जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे होगा हमारा करंट एंटी क्लॉकवाइज, राइट। तो अगर हम आपसे ऐसे कहें
कि अगर हम बात करें अगले हाफ साइकिल में, यानी जब हमारा ये ओमेगा टी बताइए पाई से बड़ा और 2 पाई से छोटा, पाई से 2 पाई के बीच में होगा, यानी हमारा जब टाइम टी बाई 2 से टी के बीच में होगा, यहां से बोल रहे पाई बाई ओमेगा से 2 पाई बाई ओमेगा के बीच में होगा, यानी जब हमारा टाइम टी बाई 2 से टी के बीच में होगा, उस समय साइन ओमेगा टी की वैल्यू, साइन ओमेगा टी की वैल्यू नेगेटिव होगी बेटा। कैसी? नेगेटिव। तो ये वोल्टेज का ड्रॉप करेगा। अगर ये वोल्टेज का ड्रॉप करेगा तो यहां प्लस यहां माइनस, और अगर इसके साथ सर्किट में एलिमेंट रेजिस्टेंस है तो ऐसे एक्सटर्नल सर्किट में करंट होगी, ऐसे क्लॉकवाइज। तो बताइए जो अल्टरनेटिंग सोर्स होंगे वोल्टेज के, वो हर अल्टरनेट हाफ साइकिल में, पहले हाफ साइकिल में इसने वोल्टेज को रेज करा माइनस से प्लस, अगले हाफ साइकिल में इसने वोल्टेज को ड्रॉप किया प्लस से माइनस, तो ये अपनी पोलैरिटी को हर अल्टरनेट हाफ साइकिल में चेंज करेगा। या यूं कहें करंट का सेंस हर अल्टरनेट हाफ साइकिल में एंटी क्लॉकवाइज, फिर हाफ साइकिल में क्लॉकवाइज देखने को मिलेगा, राइट। अगर हम तुमसे कहें यहाँ करंट कितनी होगी तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगा दूं, तो बताओ करंट क्या होगी? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो बताओ वोल्टेज कितना है? बी नॉट साइन ओमेगा टी। बताओ जो वोल्टेज यहां होगा वही यहां होगा, अपॉन आर। तो बताओ बी नॉट बाई आर को हमने बोल दिया आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जो आई नॉट है ये हमारा बी नॉट बाई आर हो गया, यानी पीक वैल्यू ऑफ करंट, इसे बोलेंगे हम लोग पीक वैल्यू ऑफ करंट। ये करंट का पीक वैल्यू हो जाएगा बेटा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ये भी हमारा अल्टरनेटिंग करंट हो जाएगा। ये देखो साइन का फंक्शन आ रहा है, ये भी पीरियोडिक है, तो ये हर अल्टरनेट हाफ साइकिल में एंटी क्लॉक और क्लॉक वाइज करंट देखने को मिलेगी। इसे बोलेंगे हम लोग अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट, अगर ये वोल्टेज का फंक्शन होगा तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज, करंट है तो अल्टरनेटिंग करंट। नोट करिए इतना पहले, फिर आगे बढ़ा जाए। ठीक है, ठीक है बेटा। अच्छा एक बात और समझ लो, यहां पर हम आपको जरा क्लियर कर दें, ओमेगा, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी इसके अंदर जो कॉइल घूम रहा है उसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। ओमेगा होता है 2 पाई एफ, जहां पे एफ को बोलते हैं हम लोग लीनियर फ्रीक्वेंसी, लीनियर फ्रीक्वेंसी जिसकी यूनिट होती है हर्ट्ज या फिर 1/सेकेंड, 1/सेकेंड, राइट। कोई प्रॉब्लम? ये ओमेगा किसका है? ये ओमेगा इस सोर्स के अंदर जो कॉइल है जो मैग्नेटिक फील्ड में घूमता है, तब हमारा डेवलप होता था इंड्यूस्ड ईएमएफ। और अगर वो इंड्यूस्ड ईएमएफ साइन या कोसाइन का फंक्शन है तो हम लोग उसे बोलते थे अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज है, राइट। चलिए इतना नोट कर लीजिए। तो हम लोग अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज देखने के लिए देखेंगे कि अगर वो करंट साइन या कोसाइन का पीरियोडिक फंक्शन है तो हम कह देंगे अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज है, ठीक है। पीरियोडिक होना चाहिए। तो अगर हम आपसे कहें कि मान लो V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी लिखा है, ऐसे लिखा है वोल्टेज, V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी।
हमसे कहा जाए इस वोल्टेज की आप एवरेज वैल्यू बताइए, इस वोल्टेज की एवरेज वैल्यू बताइए फुल साइकिल में। ठीक है, कैसा? फुल साइकिल में। या बताओ, यहां लिखा है मान लो आई बराबर आई नॉट कॉस ओमेगा टी, साइन या कोसाइन कुछ भी हो। ठीक है, फुल साइकिल। तो फुल साइकिल में जरा इसका हम ग्राफ बनाते हैं, इसका ग्राफ बनाते हैं। तो ये वोल्टेज और टाइम का ग्राफ। तो ये देखो बेटा, साइन का ग्राफ है, तो साइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता है। वन पीरियड में ये टाइम 0 और ये टाइम, पहले तो ये टाइम देखो, ये टाइम t/4, पूरा इसका टाइम पीरियड कितना है? इसका टाइम पीरियड है 2π/ओमेगा, तो t/4 हुआ π/2 ओमेगा। ये टाइम है t/2 π/ओमेगा। ये टाइम देखो, ये टाइम देखो 3π/2 ओमेगा, और ये टाइम है हमारा 2π/ओमेगा, मतलब टाइम पीरियड। ये वैल्यू है पीक वैल्यू v0, और ये पीक वैल्यू है -v0। ठीक है, बताओ अगर हम कहें इसकी एवरेज वैल्यू बताओ फुल साइकिल में, तो ये देखो प्लस, ये कैसा माइनस। तो फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू की अगर हम बात करें तो हम आपको बता दें इसकी एवरेज वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज फॉर फुल साइकिल, टी मतलब फुल साइकिल, तो एवरेज वैल्यू ऑफ v0 साइन ओमेगा टी फुल साइकिल में। तो v0 तो कांस्टेंट है बाहर, हुआ एवरेज वैल्यू साइन ओमेगा टी की फुल साइकिल में। ये बताओ वैल्यू क्या है? एवरेज 0। एवरेज क्यों 0? जितना प्लस है उतना माइनस है, तो एवरेज क्या होगा? 0। तो बताओ एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज फॉर फुल साइकिल क्या आएगा? 0 आएगा बेटा, 0 आएगा, राइट। सिमिलरली अगर ये कोसाइन फंक्शन है, मान लीजिए जैसे करंट का फंक्शन है, अगर हम करंट को टाइम के साथ दिखाएं तो कोसाइन का ग्राफ कुछ ऐसा होता बेटा, ऐसा। ये टाइम 0, ये टाइम t/4, ये टाइम t/2, ये टाइम 3t/4, और ये टाइम है t, और ये हमारा हो गया -I0, ये हो गया +I0। ध्यान से देखिएगा, अगर हम आपसे कहें इसकी एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में, तो ये देखो प्लस, ये माइनस, माइनस, ये प्लस। तो बताओ पहले ये जितना हाफ साइकिल प्लस, ये उतना हाफ साइकिल माइनस, तो फुल साइकिल में एवरेज 0 ही आएगा। तो अगर हम कहें एवरेज वैल्यू फुल साइकिल में, तो I0 बाहर हो जाएगा, एवरेज वैल्यू कॉस ओमेगा टी की फुल साइकिल में ये क्या होगी? 0। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर फुल साइकिल 0। यानी हमको यहां पर दो कॉन्सेप्ट बात सीखने को मिली। एक तो एवरेज वैल्यू कॉस ओमेगा टी की फुल टाइम पीरियड में 0 होता है, एक एवरेज वैल्यू साइन ओमेगा टी का फुल साइकिल में 0 होता है। इन बातों का अब हम डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट करो बेटा। आगे बढ़ा जाए। क्या मैं ये मान लूं ये बात समझ में आ गई है? साइन ओमेगा टी की एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए 0, कॉस ओमेगा टी की भी एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए 0 होगा। ठीक है, अब देखो बेटा आगे, थोड़ा बढ़िया से समझना बेटा।
लोगों को जहां दिक्कत होती है एसी में, मैं उन्हीं पॉइंट्स पर फोकस करूंगा और आप उसी तरीके से समझिएगा। ठीक है, तो देखते हैं जरा। अगर हम आपसे ऐसे बोलें, याद करो डीसी में अगर यहां से करंट 3 एम्पियर आ रहा है, I1 करंट, यहां से I2 करंट 4 एम्पियर आ रहा है, तो इस जंक्शन पर कितना करंट इकट्ठा हुआ? 7 एम्पियर। तो यहां जो आउटगोइंग करंट होगा I3, मतलब वो 7 एम्पियर होगा, किरचॉफ फर्स्ट लॉ। याद करिए, याद करो, ये बात हम लोग करते थे डीसी सर्किट में। जो डीसी करंट होता था उस केस में हम लोग कहते थे किसी भी जंक्शन पर जितना इनकमिंग करंट होगा उतना ही आउटगोइंग करंट होगा। अब एसी में जरा समझो, एसी में क्या होता है, फेज का चक्कर होता है, फेज डिफरेंस वगैरह होता है। तो वहां कैसे करेंगे, इस बात को बढ़िया समझिएगा। हम आपको पहले तो ये फेज का चक्कर समझा दें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। मैं तुमसे कहूं, यहां पर ये एक एसी सर्किट है, यहां पे जो करंट आ रहा है I1 वो है 3 sin ओमेगा टी, और यहां से जो करंट आ रहा है I2 वो है 4 sin ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, प्लस 60 डिग्री। और हमसे कह रहे हैं यहां जाने वाली जो करंट होगी I रिजल्टेंट या I3 जो भी है, इसका फंक्शन हमको लिखना है, इसका फंक्शन हमको लिखना। इधर से ये करंट आ रहा है I1, इधर से I2, तो कह रहे हैं इधर आउटगोइंग करंट का क्या फंक्शन होगा, राइट। ये हमारा सवाल है। तो देखिए जरा, अब देखो बेटा, ये एसी का सवाल है, ये एसी का क्वेश्चन है। तो यहां पे देखो, इसके और इसके बीच में कितना फेज डिफरेंस है, ये 3 sin ओमेगा टी, ये 4 sin ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। ये 60 डिग्री फेज में लीड कर रहा है, किससे? I1 से। जो I2 करंट है वो I1 से 60 डिग्री फेज में लीड कर रहा है। क्या कर रहा है? लीड। तो आप पता क्या करें, आप इनका फेजर बनाया करें। अब फेजर में क्या करें, एकदम वेक्टर की तरह ट्रीट करें। कैसे? जो फेज है उसे समझ जाओ कि ये दो वेक्टर के बीच का एंगल है। तो ध्यान से देखिएगा, एक करंट, तुमको सर करंट तो स्केलर होता है आपने कहा था, आप यहाँ वेक्टर की बात कर रहे हैं। करंट स्केलर ही होता है, लेकिन एसी में करंट का एडिशन वेक्टर एडिशन लॉ फॉलो करेगा, क्योंकि उनके बीच में क्या है, फेज डिफरेंस है। तो ध्यान दीजिए जरा, ये अगर I1 का फेज है, ध्यान से देखिएगा, ये I1 करंट, इसकी पीक वैल्यू क्या है? इसकी पीक वैल्यू है 3 एम्पियर। ध्यान से देखना, ये 3 एम्पियर पीक वैल्यू, और इसका फेज है साइन ओमेगा टी। यहां हम थोड़ा सा दूर लिख दे रहे हैं, साइन ओमेगा टी इसका फेज है, ठीक। अब देखना, जो बताओ दूसरा करंट है I2, वो उसका बताओ पीक वैल्यू है 4, और वो I1 के फेज से 60 डिग्री एंगल। तो बताओ I1 से 60 डिग्री एंगल, ये I2 है, और ये I02 पीक वैल्यू, इसका पीक वैल्यू है 4 एम्पियर। देख लो 4 एम्पियर, और इसका जो फेज है वो है साइन ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, यानी पता इसके फेज से ये 60 डिग्री एंगल पे है, ऐसे समझो। आपको पता है इनका जो रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट, ये हमारा रिजल्टेंट करंट होगी IR, ये, और ये रिजल्टेंट इस I1 के फेज से मान लो थीटा एंगल पे, कितने एंगल पे? थीटा। तो पता हमें क्या करना, हमें एक तो IR की पीक वैल्यू निकालनी है, इसकी पीक वैल्यू निकालनी है, और ये इसके फेज से कितना एंगल लीड है, थीटा। तो अगर इसका फेज है साइन ओमेगा टी, तो इसका फेज हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, थीटा लीड कर रहा है। बोलो भाई। तो आप पता क्या करो, आप इसे वेक्टर की तरह ट्रीट करो। देखो कैसे, एक वेक्टर 3 था, एक वेक्टर 4 था, एंगल 60 डिग्री था। हमें इनका रिजल्टेंट चाहिए, तो आप इसके कंपोनेंट कर दो 4 के। तो बताओ 4 का कंपोनेंट इधर आएगा 4 cos 60, तो 2 आया, तो इसमें ऐड हो गया 2 + 3 5 हो गया। एक कंपोनेंट इधर आएगा 4 का sin 60, ये देखो 4 sin 60,
तो ये हो गया 2√3, बढ़िया समझ लीजिए। तो बताओ ये हो गया 2 + 3 5। अरे बेटा ये हमारा 4 का cos 60 है ना। तो देखो ये डायग्राम ऐसे बन गया, इधर हो गया 5 एम्पियर और इधर हो गया 2√3 एम्पियर। इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो इधर आएगा और ये रिजल्टेंट की पीक वैल्यू है और ये एंगल है थीटा, ये एंगल है थीटा। तो चलो भाई बताओ ये पीक वैल्यू कितनी होगी, ये होगी रूट के अंदर। अब ये दोनों 90 पे हैं तो क्या इनका रिजल्टेंट नहीं आता हमको? बिल्कुल आता है। 5 स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर। तो ये बताओ जरा 25 और 12√37 एम्पियर। और ये थीटा कैसे निकलेगा? tan थीटा बराबर लगा दो इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 2√3/5 ये हो गया थीटा। तो आपको पता है जो रिजल्टेंट करंट आया IR, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं I0R, इसका पीक वैल्यू और इसके फेज से थीटा एंगल, तो sin ωt प्लस थीटा। अब देखो बेटा I रिजल्टेंट करंट I0R आ गया √37 और sin ωt प्लस थीटा, ये आ गया रिजल्टेंट करंट का फंक्शन। और जहां पे थीटा की वैल्यू हमको पता है, थीटा इज tan इनवर्स 2√3/5 आंसर। ये हमारा आंसर है बेटा। यानी ये करंट और ये करंट मिलकर के जो करंट बनेगी उसका ये हमारा फंक्शन होगा। अच्छा इसकी पीक वैल्यू देखो 3 है, इसकी पीक वैल्यू 4 है और ये दोनों मिलकर के पीक वैल्यू बनाएंगे √37 एम्पियर। नोट कर लीजिए। ये है एसी। एसी में दो करंट के बीच में अगर फेज डिफरेंस है और हमसे कहा था टोटल करंट बताओ ऐड करके, तो अब हम उनका एडिशन वेक्टर एडिशन करेंगे। जो फेज होगा वो समझ जाइए उन दो वेक्टर के बीच का एंगल कंसीडर किया जाएगा, राइट। करंट स्केलर होता है लेकिन ये एसी में वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगा क्योंकि यहां पर इनके बीच में फेज डिफरेंस है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए बेटा, चलिए देखिए। चलिए हम आपसे एक और आसान सा सवाल पूछते हैं। मान लो हम आपसे कहते हैं ऐसे, इधर से जो करंट आ रहा I1 वो करंट है 6 sin ωt, इधर से जो करंट आ रहा I2 वो मान लो 8 cos ωt। तो बताओ यहां जो करंट जाएगा I रिजल्टेंट वो कितना होगा, ये हमारा सवाल है। इस रिजल्टेंट करंट का हमें फंक्शन निकालना है, ठीक है। चलो अच्छा बताओ सबसे पहले तो इनके बीच में कितना फेज डिफरेंस है इनके बीच में। तो क्या इस 8 cos ωt को हम sin 90 प्लस थीटा नहीं लिख सकते हैं? देखो ऐसे नहीं लिख सकते हैं 8 sin ωt प्लस π/2, ऐसे तो लिख ही सकते हैं। इनके बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। इनके बीच में फेज डिफरेंस 90, तो ध्यान देना ये हमारा I01 पहली करंट की पीक वैल्यू 6 एम्पियर, I02 इधर 90 डिग्री पर 8 एम्पियर। ध्यान से देखिएगा ये 6 एम्पियर, ये 8 एम्पियर। पीक वैल्यू दिखाई मैंने, इसकी पीक वैल्यू 6, इसकी पीक वैल्यू 8, लेकिन इनके बीच में एंगल 90 और वो एंगल 90 यहां से देखा फेज से। तो बताओ इसका जो रिजल्टेंट होगा वो इधर आएगा, ये आएगी पीक वैल्यू रिजल्टेंट की कितनी, रूट के अंदर ये दोनों 90 में तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर यानी 10 एम्पियर। कहा जाए ये एंगल कितना होगा थीटा, तो tan थीटा लगा दो।
tan थीटा 8/6 4/3, तो ये आ गया थीटा 53 डिग्री, थीटा 53 आ गया। ठीक है ना, 53 कैसे आया, क्लियर है ना, क्योंकि साइन 53 4/5 होता है, कॉस 53 3/5 होता है, दोनों को डिवाइड करो, tan 53 4/3, थीटा आ गया बेटा 53 डिग्री। अब देखना ध्यान से, अब अगर हम कहें इस रिजल्टेंट करंट का फंक्शन, देखो मैं लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, तो इस रिजल्टेंट करंट का जो फंक्शन होगा वो कुछ ऐसा लिखा जाएगा, आई नॉट आर, इसकी पीक वैल्यू, साइन, देखना इस वाले फंक्शन से, किससे, I1 से, I1 से ये कितना एंगल है, थीटा, लीडिंग एंगल है, लीडिंग है फेज में, तो इसका फेज था ओमेगा टी, ये हो जाएगा प्लस थीटा। तो बताओ रिजल्टेंट करंट का फंक्शन आएगा 10 एम्पियर साइन ओमेगा टी प्लस 53 डिग्री, ये हो जाएगा आंसर, नोट कर लीजिए, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर होगा बेटा। ये करंट मिलकर के जो करंट बनेगी वो ये फंक्शन होगा। सिंपल क्वेश्चन लाइक वेक्टर एडिशन। ये बात तुम्हें समझ में आनी चाहिए, ये फेज कैसे लिख दे रहे हैं, क्योंकि जो रिजल्टेंट आया है वो I1 वाले से थीटा लीडिंग है, ज्यादा है, तो इसका फेज था साइन ओमेगा टी, तो इसका फेज हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, और थीटा हमने निकाला 53 डिग्री। जवाब दीजिए भाई, अगर इतनी बात हो जाए तब फिर मैं आगे बढ़ूं, अगर आप इतनी बात हमारी समझ जाए फिर मैं आगे बढ़ूं। कुछ लोग कहना सर एक सवाल और कराइए, ऐसा देखते हैं, एक और कराते हैं, आप जितना कहें उतना करा देंगे, तब तक करा दें जब तक कि आप जवाब ना दे दें। तो देखिए भाई, समझना भाई, हम आपसे कहें एक करंट है I1 इक्वल टू 2 साइन पाई टी, और दूसरी करंट है 2 कॉस पाई टी प्लस 30 डिग्री। हमसे कह रहे हैं फाइंड आई रिजल्टेंट, मतलब I1 प्लस I2, ये हमको बताना है, रिजल्टेंट करंट का फंक्शन बताने को कहा गया है हमसे, राइट। तो चलिए, बहुत आसान सवाल है, थोड़ा आप ट्राई कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, फिर सॉल्यूशन देखिए, राइट। चलिए देखते हैं, सबसे पहले तो I1 और I2 में फेज डिफरेंस देखो, ये साइन ओमेगा टी पाई टी, तो इसे भी साइन में ले आओ पहले बेटा, तब फेज डिफरेंस हम निकाल पाएंगे। तो देखो इसी I2 को हम ऐसे भी लिख सकते थे 2 साइन 90 प्लस थीटा, तो ये बताओ 90 डिग्री प्लस पाई टी प्लस 30 डिग्री, तो चाहो तो इसको ऐसे लिख दो 2 साइन 120 डिग्री या पाई टी प्लस 120 डिग्री, ठीक है। तो बताओ ये I1 और I2 के बीच में कितना फेज डिफरेंस है, 120 डिग्री। तो ध्यान दो, ये I1 का पीक वैल्यू 2 एम्पियर, ये I2 का पीक वैल्यू कितना 2 एम्पियर, और ये एंगल है बेटा 120 डिग्री। ये एंगल है 120 डिग्री, समझना ध्यान से। अब अगर हम आपसे कहें ये एंगल बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे 60 डिग्री। हम इनको वेक्टर की तरह ट्रीट करेंगे बेटा, कैसा, वेक्टर। तो चलो कंपोनेंट कर दें, देखो इसके कंपोनेंट कर दे रहा हूं मैं, थोड़ा अजीब लगता है कि करंट के कंपोनेंट कर रहे हैं, करंट तो स्केलर है बेटा, हम एसी पढ़ रहे हैं तो यहाँ करंट के कंपोनेंट होंगे वेक्टर की तरह। तो देखो भाई, क्योंकि यहाँ फेज डिफरेंस है, इधर कंपोनेंट आएगा 2 का cos 60, तो 2 का cos 60 यानी 1 एम्पियर, और इधर की तरफ कंपोनेंट आएगा 2 का sin 60,
तो 2 × √3/2, तो 2 sin 60 एक बार लिख दे रहा हूं मैं, ये हो गया √3 एम्पियर। तो देखो भाई इसमें से ये गया तो इधर बचा 1 एम्पियर, इधर बचा √3 एम्पियर, तो इनका रिजल्टेंट इधर आया I0 रिजल्टेंट, और ये एंगल होगा थीटा। तो देख लो भाई रिजल्टेंट की पीक वैल्यू ये होगा रूट के अंदर √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये आया 2 एम्पियर। और ये थीटा यहां निकालो, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो √3/1, थीटा आ गया 60 डिग्री। तो बताओ भाई रिजल्टेंट करंट का पीक वैल्यू कितना है? जो रिजल्टेंट करंट है उसका पीक वैल्यू कितना है? 2 एम्पियर। तो मैं लिखने चला रिजल्टेंट करंट का फंक्शन, रिजल्टेंट करंट का फंक्शन ध्यान देना, तो कुछ ऐसा होगा I0R। अब देखना ये इस I0 1 से कितने एंगल लीड है? थीटा, और थीटा 60 है। तो बताओ 1 वाले का फेज क्या था? sin πt, तो ये होगा sin πt प्लस थीटा, थीटा फेज में लीड कर रहा है। 1 वाली जो करंट है I1 उससे फेज में थीटा एंगल लीड कर रहा है, राइट। तो बताओ बेटा, यानी रिजल्टेंट करंट का फंक्शन आ गया, ये वैल्यू क्या आ रही है? 2 एम्पियर sin πt प्लस थीटा कितना? 60 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा आंसर, नोट कर लीजिए, ये आएगा रिजल्टेंट करंट। नोट करिए। ठीक है, तो पहले तो ये फेज का मतलब समझ आइए। अगर दो करंट के बीच में फेज डिफरेंस दिख रहा है तो समझ जाओ ये दो वेक्टर इतने एंगल पे हैं, उनका रिजल्टेंट हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम आपसे बहुत ही बेसिक सा सवाल करें। बहुत ही बेसिक बात करें हम आपसे। समझिएगा जरा, मान लो मैं आपसे कहें किसी सर्किट में हमने आपको एक रेजिस्टेंस और एक इंडक्टर ऐसे दिखाया है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अभी समझा रहा हूं, केवल ध्यान देना। रेजिस्टेंस का वोल्टेज है V0 sin ओमेगा टी, और इंडक्टर का वोल्टेज है V0 cos ओमेगा टी। ये मान लो वोल्टेज इनके, ये रेजिस्टेंस का वोल्टेज और ये इंडक्टर का वोल्टेज। किसी टाइम t बराबर t पर जब मैंने फोटो देखा उस समय मान लो यहां का रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट, इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज 8 वोल्ट। ठीक है, यहां वोल्टेज है 6 वोल्ट, यहां वोल्टेज है 8 वोल्ट। हमारा सवाल है ए से बी के बीच में, ए और बी के बीच में कितना पोटेंशियल का डिफरेंस होगा। तो बहुत ही आराम से जरा आप समझ लीजिएगा कि हम कैसे करेंगे, जरा बताना। अगर हम आपसे कहें ये डीसी का क्वेश्चन होता, ये फंक्शन ना होते, डीसी का सवाल होता, अगर यहां 6 वोल्ट यहां 8 वोल्ट, तो हम कहते हैं यहां से यहां तक किरचॉफ वोल्टेज लगाएंगे, 6 और 8 मिलके 14 वोल्ट हो जाएगा, 14 वोल्ट का ड्रॉप होगा। लेकिन एसी में ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एसी में ये वोल्टेज और ये वोल्टेज सेम फेज में नहीं है, ये साइन है ये कॉस है। बताओ इनके बीच में कितना फेज डिफरेंस? आपका जवाब आया π/2। चाहो तो चेक कर लो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो VL को V0 sin ओमेगा टी प्लस π/2। तो देखना बेटा ए और बी के बीच का रिजल्टेंट वोल्टेज, तो बताओ ये कितना है? 6 वोल्ट, तो ये 6 वोल्ट, और ये जो 8 वोल्ट है वो इससे π/2 लीडिंग है, ये sin ओमेगा टी
ये साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, तो ये है 8 वोल्ट, कितने एंगल पे, 90 पर। देख लो इंडक्टर का रेजिस्टेंस, सॉरी इंडक्टर का वोल्टेज रेजिस्टेंस के वोल्टेज से 90 डिग्री लीडिंग, तो बताओ बेटा इनका रिजल्टेंट यहां कहीं जाएगा ऐसे, और ये रिजल्टेंट 8 और 6 का रिजल्टेंट 90 पे है, तो रूट के अंदर 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये आया 10 वोल्ट। तो आपका जवाब पता क्या होगा कि जिस समय का ये फोटो है उस समय VA माइनस VB का आंसर हो जाएगा 10 वोल्ट। नोट कर लीजिए, क्योंकि ये दोनों वोल्टेज 6 वोल्ट और 8 वोल्ट 90 डिग्री फेज पे है, तो इनका आंसर आएगा 10 वोल्ट। नोट करें। आगे बढ़ा जाए बेटा, चलिए हेड डालिए, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज फॉर हाफ साइकिल। हमने अभी देखा अगर करंट और वोल्टेज साइन या कोसाइन का फंक्शन है तो फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू क्या आ रही थी, 0। फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू क्या आ रही थी, 0, अगर करंट और वोल्टेज साइन या कोसाइन फंक्शन है। अब हम एवरेज वैल्यू का डिस्कशन करने जा रहे हैं फॉर हाफ साइकिल, फॉर हाफ साइकिल। फॉर हाफ साइकिल हेड डालें, एवरेज वैल्यू ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज फॉर हाफ साइकिल, फॉर हाफ साइकिल के लिए, ठीक है। मान लो हम कहते हैं करंट का फंक्शन है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, या फिर I बराबर या V बराबर वोल्टेज है मान लो V0 कॉस ओमेगा टी, साइन या कोसाइन फंक्शन कुछ भी हो सकता है, करंट या वोल्टेज कोई भी हो, चाहे साइन का फंक्शन हो या फिर कोसाइन का फंक्शन हो। चाहो तो मैं इधर आई लिख दें, चलो करंट का ही लिख दें, नो प्रॉब्लम, चाहे ये करंट हो चाहे ये वोल्टेज हो, फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ध्यान दो, मैं निकालने जा रहा हूं एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल, तो ध्यान दो ये आई, ये एवरेज, और ये हाफ साइकिल मतलब T/2 टाइम में, सफिक्स में लिखा T/2। एवरेज वैल्यू कैसे निकालते थे, ऊपर टोटल नीचे टोटल टाइम, तो देखो ऊपर टोटल, तो इंटीग्रल ऑफ I dt 0 से T/2 टाइम अपॉन टोटल टाइम, तो dt 0 से T/2, राइट। अगर हमें तो एवरेज वैल्यू करंट का निकालना है, हाफ साइकिल में निकालना है, तो हम बताओ I0 साइन ओमेगा टी का अगर एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल में निकालना चाहते हैं तो 0 से T/2 में I dt अपॉन 0 से T/2 टोटल टाइम। तो बताओ भाई ये क्या लिखा, I dt, ये लिखा है टोटल चार्ज, ठीक है, टोटल चार्ज और नीचे टोटल टाइम, टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, ध्यान देना। अच्छा ये I dt यही एरिया भी होगा, एरिया ऑफ I वर्सेस टाइम ग्राफ, I वर्सेस टाइम ग्राफ और नीचे टोटल टाइम, ठीक है। अब मैं इसकी एवरेज वैल्यू निकालने जा रहा हूं, तो देखिएगा आप बेटा, अगर मुझे इस करंट की एवरेज वैल्यू चाहिए हाफ साइकिल में, तो देखना ध्यान से, 0 से
t/2, जहां पर टाइम पीरियड है 2π/ω। आई की जगह मैंने लिख दिया I0 sin ओमेगा टी, I0 sin ओमेगा टी dt, और नीचे 0 से t/2 dt। ध्यान से देखना, ये जो t/2 है, यहां देखना I0 बाहर हो गया, कांस्टेंट है, 0 से t/2 की जगह हो गया π/ω। टाइम पीरियड होता है बेटा 2π/ω, तो t/2 हो गया π/ω, और ये हो गया देखो sin ओमेगा टी dt, और ये नीचे देखो 0 से π/ω, और ये dt। I0 को मैंने बाहर किया, ध्यान से देखना, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, ये ओमेगा डिवाइड में आ गया, ये हो गया माइनस कॉस ओमेगा टी, लिमिट 0 से π/ω, और नीचे देखो t, लिमिट 0 से π/ω, लिमिट डालो तो देखना माइनस I0/ω बाहर हो गया, लिमिट डालो, चलो लिमिट डालो तो ये cos पाई -1 माइनस cos 0 1 अपॉन π/ω, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर हाफ साइकिल आ गई, ये 2 हो गया बेटा, 2I0, ओमेगा से ओमेगा चला गया पाई, 2I0/पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7। तो ये बताओ 7 ऊपर चला गया, तो ये देखो मैं इधर लिख दे रहा हूं, इधर एवरेज वैल्यू करंट की हाफ साइकिल के लिए 2I0 पीक वैल्यू अपॉन पाई आ गई, पाई को लिखो 22/7, तो 22 है तो ये हो गया 7/11, 7/11 से डिवाइड करो तो 0.637 I0। नोट करिए 0.637, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, स्टैंडर्ड रिजल्ट इन केस ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, यानी एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल करंट का 2I0/पाई या 0.637 I0। ये 0.637 कैसे आया, पाई को लिखो 22/7, तो 2 से 22 कट गया 11, 7/11, तो 7/11 करो तो 0.637, राइट, और ये I0। नोट कर लो बेटा, पहले इतना नोट करिए, अच्छा तो फुल साइकिल में एवरेज वैल्यू क्या थी 0, हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू क्या आई है 2I0/पाई। ये बड़ा स्टैंडर्ड रिजल्ट, बहुत ही कॉमन रिजल्ट है, जो अच्छे स्टूडेंट को हमेशा याद रहता है। अच्छे स्टूडेंट को हमेशा याद रहता है। तो हम यहीं पर आपसे छोटी सी बात करेंगे एक, उसका आप जवाब दीजिएगा हमको, ठीक है, हो गया बेटा, बहुत छोटा सा बात करेंगे। ध्यान से देखना, हमने अब ये भी जो रिजल्ट निकाल लिया है वो ऐसा निकाला कि अगर फंक्शन I बराबर I0 sin ओमेगा टी है, मान लो, ध्यान से देखना, हमने कहा इसका हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू 2I0/पाई आया है, जरा चेक करते हैं वो कौन सा हाफ साइकिल है, ठीक, ध्यान से देखिएगा। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं टाइम के साथ, यार एक एक बात समझिएगा, क्योंकि सवाल वो ऑब्जेक्टिव में हमें बड़े आराम से फंसा सकते हैं। देखो ये ग्राफ साइन का फंक्शन है, ऐसा होगा साइन ग्राफ,
यहां देखो ये पीक वैल्यू है आई नॉट, ये पीक वैल्यू है माइनस आई नॉट, ये टाइम है हमारा T/4 टाइम पीरियड का 1/4, ये टाइम है T/2, ये टाइम है हमारा 3T/4 और ये टाइम है हमारा T। आई थिंक क्लियर। आप देखिएगा ध्यान से, हम आपसे कह रहे हैं एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल। तो देखिएगा जरा, एवरेज वैल्यू करंट की, इस करंट की 0 से T/2 में, तो देखो 0 से T/2 में, 0 से T/2 में पूरे में प्लस है ये, तो इसका एवरेज वैल्यू होगा प्लस का 2I0/पाई। ठीक, अब देखो T/2 से T, ये भी तो आधा साइकिल है, एवरेज वैल्यू T/2 से T वाले आधे साइकिल में, तो इस हाफ साइकिल में क्या ये पूरे में नेगेटिव ही तो है, ये पूरा ग्राफ नीचे नेगेटिव है, तो बताओ एवरेज भी तो नेगेटिव ही आएगा, तो आंसर वही होगा -2I0/पाई। बहुत बढ़िया, समझ लीजिए, 0 से T/2 के हाफ साइकिल में पूरे में प्लस है, तो एवरेज आएगा प्लस का 2I0/पाई, और T/2 से T में पूरे में हाफ साइकिल में नेगेटिव है, तो एवरेज आएगा -2I0/पाई। अब देखना भाई, अगर हम कहें T/4 से 3T/4, ये भी तो हाफ साइकिल है, ये भी तो हाफ साइकिल है, तो एवरेज वैल्यू ऑफ करंट T/4 से 3T/4, ये भी हाफ साइकिल, ये देखो T/2 टाइम ही तो है, इनका डिफरेंस देखो, T/2 हाफ साइकिल, ये एवरेज क्या आएगा ध्यान से देखना, T/4 से 3T/4 में जितना प्लस उतना माइनस, तो एवरेज क्या आएगा 0। तो कोई हमसे ये कहे कि क्या सर करंट का, अल्टरनेटिंग करंट का एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल में भी 0 हो सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल हो सकता है सर, बिल्कुल हो सकता है, हमें ये देखना पड़ेगा। तुमको सर आपने तो अभी अभी स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाया था कि एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल में होती 2I0/पाई, तो जो 2I0/पाई वाला स्टैंडर्ड रिजल्ट है वो उस हाफ साइकिल में है जिसमें करंट या तो पॉजिटिव या करंट हमेशा नेगेटिव, लेकिन अगर उस हाफ साइकिल में ही 1/4 साइकिल प्लस 1/4 साइकिल माइनस है, तो हाफ साइकिल में भी एवरेज वैल्यू करंट की 0 हो जाएगी। आई थिंक क्लियर। अगर बताओ पूरे हाफ साइकिल में प्लस, तो एवरेज होगा +2I0/पाई, अगर पूरे हाफ साइकिल में माइनस, तो एवरेज होगा -2I0/पाई, और अगर उस हाफ साइकिल में 1/4 साइकिल प्लस 1/4 साइकिल माइनस, तो एवरेज होगा 0। तो क्या हाफ साइकिल में भी एवरेज वैल्यू करंट की 0 हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। तो ये ना रट लेना कि सर ने तो बढ़ाया था हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू 2I0/पाई होती, गलत हो जाएगा। तो ये जरूर देख लेना कि वो कौन से हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं। आई थिंक क्लियर। अच्छा, और ये बातचीत हम लोग अल्टरनेटिंग करंट की कर रहे हैं। ठीक, अब देखो, तो ये जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हम निकाले हैं ये अल्टरनेटिंग के लिए निकाले, साइन और कोसाइन फंक्शन के लिए। ठीक, अब मान लो मैं तुमसे कहूं कि वोल्टेज का फंक्शन है V बराबर V0 cos ω t, ये फंक्शन है। हम तुमसे कहते हैं एवरेज वैल्यू वोल्टेज की 0 से T/2 में, 0 से T/2 में, हम आपसे कहते हैं एवरेज वैल्यू वोल्टेज की T/2 से T में, ये हाफ साइकिल, ये भी हाफ साइकिल, हम आपसे कहते हैं वोल्टेज का एवरेज वैल्यू T/4 से 3T/4 इस हाफ साइकिल में, ये 3 हाफ साइकिल है, इन तीनों हाफ साइकिल में हमें वोल्टेज का एवरेज वैल्यू निकालना है। अब तुम कहो सर, अगर तुमने कहा यहां लिख दिया 2V0/पाई, गलत हो जाएगा। ये देख लीजिए उस हाफ साइकिल में क्या हो रहा है, जो 2V0/पाई या 2I0/पाई वाला रिजल्ट है वो कब वैलिड है? जब उस हाफ साइकिल में करंट या वोल्टेज या तो प्लस हो पूरे में या पूरे में माइनस। अब देखते हैं, जरा ध्यान दीजिए, हम यहां पे जरा आपको समझाते हैं। ध्यान देना, देखो फंक्शन है B0 cos ω t, तो यहां हम ग्राफ बना रहे हैं इसका। जरा कोसाइन का ग्राफ अभी हमने दिखाया था आपको, वोल्टेज टाइम के साथ ऐसे वेरी करेगा, ऐसे वेरी करेगा,
ये t, ये 3t/4, ये t/2, ये t/4। ध्यान से देखना, ये कोसाइन के ग्राफ, तो ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस। ध्यान से देखिए, ये प्लस बी नॉट और ये माइनस बी नॉट, पीक वैल्यू। चलो अब देखो कितना आसान हमारे लिए। जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है 2v0/पाई, वो उस हाफ साइकिल में जिसमें वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज ना हो, या तो पूरे हाफ साइकिल में प्लस या पूरे हाफ साइकिल माइनस। तो बताओ 0 से t/2 में, बताओ पहले 1/4 में प्लस, अगले 1/4 में माइनस, एवरेज क्या आएगा? 0। ये एवरेज 0 आ रहा है देखो हाफ साइकिल में। तुम कह रहे हो हाफ साइकिल में भी एवरेज 0, बिल्कुल हो सकता है। अब देखो अगला कहा t/2, यहां से यहां तक का हाफ साइकिल, तो पहले 1/4 में माइनस, अगले 1/4 में प्लस, तो ये एवरेज भी 0। ये हाफ साइकिल में एवरेज 0। अब आओ t/4 से 3t/4, तो t/4 से यहां तक क्या पूरे में माइनस है? यस। तो एवरेज आएगा माइनस का 2v0/पाई। अब ये आएगा 2v0/पाई। वो v0 हमारा पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है, ये आएगा माइनस का 0.637 v0। नोट कर लीजिए। तो ये अच्छे से जरूर समझिए, रटना नहीं है कि तुम कहो नहीं सर ने तो कराया था कि साइन या कोसाइन हो हाफ साइकिल में एवरेज 2v0/पाई होता है। तो सर ने ये भी सिखाया है कि ये 2v0/पाई उस हाफ साइकिल में होता है जिसमें वोल्टेज या करंट का साइन चेंज ना हो, या तो पूरे हाफ साइकिल में प्लस या पूरे में माइनस। नोट करो बेटा। आई थिंक क्लियर। हटा दिया जाए। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल देखिए। हम आपसे कहें ऐसा कुछ क्वेश्चन है, हमें अब की बार ग्राफ दिया गया और वो ग्राफ है करंट वर्सेस टाइम ग्राफ, और ये ग्राफ कुछ ऐसा है। ये ट्रायंगुलर पल्स है, ठीक है। यहां पे लिखा है 1 सेकेंड, यहां लिखा है 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड और ये 4 सेकेंड। ये टाइम है सेकेंड में। और यहां पे लिखा है +10 एम्पियर और यहां लिखा है -10 एम्पियर, ठीक है, -10 एम्पियर। अच्छा, +10 एम्पियर -10 एम्पियर का मतलब समझ रहे हैं? +10 एम्पियर का मतलब है करंट एंटी क्लॉकवाइज, माइनस का मतलब क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ये हमें एक वेरिएबल करंट आई वर्सेस टाइम ग्राफ दिखाया गया। हमसे कह रहे हैं फाइंड एवरेज वैल्यू ऑफ करंट फॉर 0 to 4 सेकेंड, 0 to 4 सेकेंड। तो बताओ 0 से 4 सेकेंड के बीच में एवरेज वैल्यू। तो ये देखो इधर जितना प्लस ये उतना माइनस, जितना प्लस उतना माइनस, तो एवरेज क्या आएगा? 0। अब आओ भाई, एवरेज वैल्यू 0 से 2 सेकेंड के बीच में कहा जाए, 0 से 2 सेकेंड के बीच में एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालते थे? 0 से 2 सेकेंड आई डी टी अपॉन 0 से 2 सेकेंड डी टी। ये क्या लिखा बेटा? ये चीज, ये क्या लिखा? क्या लिखा? ये लिखा एरिया। किसका एरिया? एरिया ऑफ आई वर्सेस टी ग्राफ, आई वर्सेस टी ग्राफ एरिया। तो बताओ एरिया, इतना एरिया आएगा। ये ग्राफ है, ये ग्राफ है और ये टाइम एक्स है, तो ये एरिया। तो ये आएगा ट्रायंगल हाफ, बेस बोलो 2, हाइट बोलो 10,
अपॉन टाइम यहां से यहां तक 2 सेकेंड, 2 से 2 गया तो ये आ गया बताओ 5 एम्पियर। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट 0 से 2 सेकेंड के बीच में 5 एम्पियर। नोट कर लीजिए। अब देखो कोई कहे नहीं सर हमको तो 2 से 4 सेकंड में निकालना है एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू 2 से 4 सेकंड के बीच में, बहुत आसान है यार। तो ये बताओ 2 से 4 आई डी टी अपॉन 2 से 4 डी टी। ठीक है, तो बताओ ये क्या लिखा, एरिया। तो ये एरिया आएगा अब ये वाला, ये ग्राफ, और ये एक्स एक्सिस ये आएगा माइनस का। तो देखना हाफ बेस बोलो, 2 से 4 बेस 2, हाइट बोलो -10 अपॉन टाइम बोलो, यहां से यहां तक का टाइम 2 सेकेंड, 2 से 2 कट गया, ये आएगा -5 एम्पियर। पता है 0 से 2 सेकेंड में एवरेज वैल्यू आ रही +5 एम्पियर, और 2 से 4 सेकेंड में एवरेज वैल्यू आ रही है -5 एम्पियर। और अगर हम कहते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, आप निकालो 1 से 3 सेकेंड के बीच में, 1 से 3 सेकेंड के बीच में, यहां से यहां के बीच में, तो ये प्लस ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, बताओ क्या होगा। तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रल 1 से 3 आई डी टी और 1 से 3 डी टी। देखना ध्यान से देखना, ये लिखा एरिया, एरिया बताओ 1 से 3 के बीच में एरिया, ये जितना प्लस ये उतना माइनस, कितना एरिया 0। तो ये आएगा एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इन टाइम इंटरवल 1 to 3 सेकेंड, 0 आएगा, राइट। नोट करिए, आज मैंने बहुत ही बेसिक बातचीत करी है, इसके आगे हम लोग अगली क्लास में बातचीत करेंगे। आज हमने आपको थोड़ा फेज के बारे में, एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं इसके बारे में, और साइन या कोसाइन फंक्शन अगर है तो हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू का स्टैंडर्ड रिजल्ट 2i0/पाई और या 2v0/पाई, वो भी तब जब i बराबर i0 sin ओमेगा टी या i0 cos ओमेगा टी, और वो भी उस हाफ साइकिल में जिसमें करंट या वोल्टेज का साइन चेंज नहीं हुआ। हाफ साइकिल में भी एवरेज 0 हो सकता है, लेकिन अगर साइन या कोसाइन फंक्शन नहीं है, कोई ग्राफ है, तो फिर हम एरिया से एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। आई थिंक क्लियर। अगली क्लास में इसके आगे बातचीत करते हैं, ठीक है।